कोई अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। मोकामा विधानसभा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद जेल में बंद निवर्तमान विधायक छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर अपना नामांकन करने के लिए पटना से बाढ़ पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह का यहां जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि अनंत सिंह मोकामा से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़कर चुनाव की घोषणा से पहले ही ऐलान कर दिया था कि यहां पर तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस बार मोकामा जेडीयू विधायक उम्मीदवार राजीव लोचन का सीधा मुकाबला राजद के उम्मीदवार अनंत सिंह से दिलचस्प होगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ यहां संपादक मधुशील जी जुड़ गए हैं। मधुशील जी, यहां पर आरजेडी उम्मीदवार अनंत सिंह ने नामांकन कर लिया है। जेल से निकलकर अनंत सिंह पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपना नामांकन भरा और कहा कि वो हर तरह से प्रयास करेंगे कि वो पार्टी को जीत दिला सकें। देखिए कंचन, अनंत सिंह का आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करना पूरे जो बिहार की सियासत है, जब से ये चर्चा में आई थी बात कि अनंत सिंह आरजेडी का दामन थाम सकते हैं और उसके प्रत्याशी हो सकते हैं, तो सहसा किसी को विश्वास भरोसा इसलिए नहीं हो रहा था इन चर्चाओं पे, लेकिन आज उन चर्चाओं पर विराम लग गया है, जबकि अनंत सिंह आरजेडी प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर चुके हैं। कंचन, सबसे बड़ी बात है ये कि उनकी पत्नी नीलम देवी ने भी नामांकन दाखिल किया है उसी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जहां से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में अनंत सिंह ने पर्चा दाखिल किया है। वो इन वजहों से उन्होंने किया है कि चूंकि जो मामले कोर्ट में लंबित हैं उनके खिलाफ अपहरण और हत्या के, और खासतौर पर जिसपे पटना हाई कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी थी और फिलवक्त उनका एक मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। उनके घर से उनका जो पैतृक आवास है मोकामा में, वहां से बरामद किए गए थे AK-47 और ग्रेनेड वो, तो उस मामले में पटना हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी थी, लिहाजा वो पटना के बेउर जो आदर्श केंद्रीय कारा जेल है उसमें बंद थे और वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच आज उनको बाढ़ लाया गया, जहां वो उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। क्योंकि ये जदयू के कभी विधायक हुआ करते थे, नीतीश के करीबी लोगों में माने जाते थे, इनका नाम नीतीश के करीबी लोगों में था, लेकिन जब 2014 वाले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जदयू प्रत्याशी के रूप में अनंत सिंह थे और वो जीत दर्ज किए थे उस समय, लेकिन लालू प्रसाद के साथ गठबंधन होने के बाद अनंत सिंह ने पार्टी को छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि लालू प्रसाद की वजह से एक फर्जी मुकदमे में हत्या और अपहरण के मामले में उनको जेल जाना पड़ा था, इसलिए उनके साथ और तेजस्वी के नेतृत्व को भी वो खारिज करते रहे भी हाल के दिनों तक। लेकिन राजनीति है, राजनीति में समीकरण और लॉयल्टी चेंज होती रहती है, जाहिर सी बात है, और अनंत सिंह आज राजद के खेमे में है। नीलम देवी ने इसलिए पर्चा दाखिल किया उनकी पत्नी कि अगर इनका नामांकन पत्र खारिज होता है तो ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तो जरूर लड़ रही हैं, लेकिन आरजेडी का इनको परोक्ष रूप से ही कहिए सीधे तौर पे समर्थन मिलता रहेगा। कंचन, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है यहाँ पर मधुशील जी की कोई पहला मामला नहीं है, लगातार वो यहाँ पर जीत दर्ज करते आए हैं, लोगों का विश्वास भी उनके ऊपर है। देखिए, जो छवि उनकी है वहाँ वो रॉबिन हुड वाली छवि है, बाहर उनका चेहरा जरूर उनके विरोधी और ये उनके इमेज को थोड़ा स्पोर्ट दागदार बताते रहे हैं और एक आपराधिक पृष्ठभूमि से जोड़ करके देखा जाता रहा है, लेकिन उनकी चूंकि वो जिस जाति का नेतृत्व करते हैं, जिस जाति समूह से आते हैं, वहाँ उसके मतदाता की बहुलता है और उनके साथ उनके रिश्ते इस तरह के हैं जो मैंने पहले ही बोला कि रॉबिन हुड वाली स्थिति है, क्योंकि वो हर लोगों के साथ उसके बुरे वक्त में, उसके दुख सुख में शामिल होते रहे, खड़े होते रहे। तो आपने देखा होगा कि इसके पहले भी जब भी मतलब विधानसभा के चुनाव होते रहे हैं तो अनंत सिंह वहाँ भारी पड़ते रहे हैं सबसे। इस बार भी कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है, जदयू ने जिसको टिकट दिया है वो जदयू के उम्मीदवार के साथ उनकी कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मोकामा में यही चलता है, यही युक्ति चलती है कि मोकामा में वो अनंत सिंह ही पार्टी है। अनंत सिंह चाहे टिकट किसी का, क्योंकि अनंत सिंह ने वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी जीत कर दर्ज करके दिखाया है। तो 2014 में जब उन्होंने 15 में जब इस्तीफा दिया था विधायक पद से, तो 15 में जब उपचुनाव हुए थे उस समय अनंत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल किया था और जीत दर्ज की थी। तो वहाँ एक ही स्लोगन, एक ही उक्ति चलती है कि अनंत सिंह ही पार्टी, अनंत सिंह या आरजेडी का दामन, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े
जदयू के टिकट पे चुनाव लड़े या किसी और भी दल से चुनाव लड़े या निर्दलीय लड़े, अनंत सिंह की जीत पक्की मानी जाती है। तो ये कहीं न कहीं उनके जो छवि वहां स्थानीय स्तर पर है, उनके अपने लोग जो अपने मतदाता हैं उनके बीच में जो है वो उनकी इस छवि को जो आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं, जो न्यायिक मामले चल रहे हैं, उसका उस वहां के उनके मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अनंत सिंह को अपने एक रहनुमा के रूप में कह ले या अनंत सिंह को अपने नेता के रूप में कह ले, वही मानते रहे हैं मोकामा के लोग। कंचन, अगर हम मुकाबले की बात करेंगे मधुशील जी, तो जेडीयू के राजीव लोचन से उनका इस बार सीधा मुकाबला है। देखिए, राजीव लोचन इस बार इससे पहले तो वो जदयू का ही सीट हुआ करता था, इसलिए जदयू के पार्टी के स्तर पर यह है कि जदयू की पारंपरिक सीट वो है, लेकिन ये पार्टी का भ्रम ही मान सकते हैं, क्योंकि जब भी वहां चुनाव हुए हैं, चाहे अनंत सिंह निर्दलीय भी जब लड़े, उस समय भी राजीव लोचन जदयू के प्रत्याशी रहे थे और तमाम तरह की उस समय आरजेडी उनके साथ थी, उस समय महागठबंधन इनके खिलाफ था, पूरे तौर पे आरजेडी इनके खिलाफ थी, जदयू इनके खिलाफ था, भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ थी। तमाम विरोधाभासों के बावजूद अनंत सिंह ने वहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कराई थी। और ये अभी फिलवक्त, चूंकि उस समय इनके पास आरजेडी का जो वोटर हैं, जो पारंपरिक वोटर हैं, जिसको पिछड़ी जाति के लिए माना जाता है, या माई समीकरण, जहां मुस्लिम और यादवों की बहुलता वहां पर 17-18% उस चुनाव क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में है। बहुलता तो वैसे भूमिहार जाति के लोगों के मतदाताओं की ज्यादा है, लेकिन जो यादव हैं, जो आरजेडी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं, ट्रेडिशनल वोटर माने जाते हैं, तो वो और प्लस होने की संभावना इस बार जताई जा रही है। बिल्कुल मधुशील जी, आप इस पूरी खबर पर हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर अब हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से वो दिग्गज लोग हैं जिन्होंने अपना नामांकन भरा है और भरने वाले हैं, वो तमाम नाम हम आपको दिखाएंगे। यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिग्गजों के नामांकन में इमामगंज से जीतन राम मांझी का नामांकन है, मोकामा से अनंत सिंह का नामांकन है। ये वो दिग्गजों के नाम है जिन्होंने नामांकन भर दिया है। गया शहरी से जेडीयू प्रत्याशी प्रेम कुमार का नामांकन भर गया है। कुटुंबा से राजेश कुमार का नामांकन, औरंगाबाद से आनंद शंकर का नामांकन भर गया है। ये वो दिग्गजों के नाम है। एक एक नाम आपको टीवी स्क्रीन पर। कहलगांव से सदानंद सिंह के बेटे यहां पर अपना नामांकन भर चुके हैं। पूर्व मंत्री विनोद कुमार यादव का भी नामांकन भर गया है। तो वजीरगंज से जापा, तो इमामगंज से जीतन राम मांझी ने अपना नामांकन, यहां पर उनका नामांकन, इसके अलावा मोकामा से अनंत सिंह की बात करें तो वो अपना नामांकन भरेंगे। गया शहरी से जेडीयू प्रत्याशी प्रेम कुमार का नामांकन भरा जाएगा। लगातार एक एक नाम हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गजों के नामांकन की ये लिस्ट है। ये लोग हैं जो नामांकन भर चुके हैं या फिर प्रोसेस में है, नामांकन भरेंगे। औरंगाबाद से आनंद शंकर का नामांकन, कहलगांव से सदानंद सिंह के बेटे यहाँ पर शुभानंद मुकेश का नॉमिनेशन है। ये एक एक नाम है। पूर्व मंत्री विनोद कुमार यादव का नामांकन, दिग्गजों की लिस्ट है ये। गया शहरी से मोहन श्रीवास्तव का नाम यहाँ पर सामने है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी बने हुए हैं। मधुशील जी, यहाँ पर हम नाम दिखा रहे हैं जो अपना नामांकन भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, या फिर कई लोग हैं जिन्होंने अपना नामांकन भर भी लिया है। इस बार अगर हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, तो इस बार तमाम पार्टियां जो है, मेन टारगेट क्या है, जनता के बीच जो जा रही है, यहाँ पर उन किन मुद्दों को लेकर पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल कंचन, पिछले चुनाव से इस बार का समीकरण, जो सियासी समीकरण है, दलगत जो राजनीति है, वो बदली हुई है। पिछले चुनाव में आज वो आरजेडी और जदयू एक साथ चुनाव लड़े थे और उसमें कांग्रेस उनके साथ थी और महागठबंधन का एक स्वरूप निकल करके सामने आया था। लेकिन ये 2020 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें नीतीश कुमार अपने पुराने साथी, मतलब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की तरफ के पाले में उनकी पार्टी है। और एक तीसरी एक नई बात इस विधानसभा के चुनाव में देखे जाने वाली है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, जो इस महागठबंधन का नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, इस बार वो किसी के साथ नहीं है। अकेले वो 143 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब इसका परिणाम एनडीए को वो सपोर्ट कर रहे हैं परोक्ष रूप से, या महागठबंधन को डैमेज कर रहे हैं, या एनडीए को डैमेज कर रहे हैं, ये तो चुनाव
में जिस तरह से जब वोटिंग होगी और उसके परिणाम सामने आएंगे तब पता चलेगा कि एलजेपी की मंशा क्या रही और भूमिका उसकी क्या रही। लेकिन जहां तक आपके सवाल का ये है कि किन मुद्दों को लेकर के, देखिए बिहार में अभी हालिया जो अभी कोरोना काल चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, उसका असर और उसकी मार जो है उससे अछूता बिहार भी नहीं रहा है। और उसका को भाजन कहीं न कहीं नेतृत्व को जो शीर्ष पर जो काबिज है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको बनना पड़ता है। अभी आधा बिहार जो है हाल तक बिहार में बाढ़ में डूबा हुआ था। बिहार नॉर्थ बिहार का पूरा इलाका जलमग्न था। अब धीरे धीरे लोग उससे उबरना शुरू हुए हैं। तो कई तात्कालिक कह लीजिए कि मुद्दे हैं जिसमें सरकार कितनी पास हुई है, कितनी फेल रही है, वो चुनाव में मतदाता तय करेंगे कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो सड़क, बिजली और पानी की जो समस्याएं हैं सुदूरवर्ती इलाकों में कह लीजिए या महानगर में बिजलियों की स्थिति जरूर सुधरी है पहले की अपेक्षा, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं अभी और थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, 20% ही इम्पैक्ट पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर बिल आया है अभी राज्यसभा से जो पारित किया गया है, जिसको लेकर के किसानों के बीच एक असमंजस की स्थिति बनी है। और आपको पता है कंचन की बिहार कृषि प्रधान राज्य है। जिस तरह से भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है और वो भारत के विभिन्न राज्यों की श्रेणी अगर तुलना करें तो बिहार वो इलाका है जहां कृषि ही सारा कुछ है। न वहां अगर पहाड़ों को छोड़ दें तो वहां माइनिंग के नाम, पहाड़ और बालू को छोड़ दें तो वहां माइनिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। 15 नवंबर 2000 को जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था तो जो रेवेन्यू के जो रिसोर्सेस थे माइनिंग के जरिए या तमाम अन्य जो प्राकृतिक संसाधन थे उनके जरिए, बालू और पहाड़ों को छोड़ दें तो बाकी सारे संसाधन चले गए थे। माइंस, कोयले का माइंस या आयरन ओर का माइंस या अब्रक का माइंस या बॉक्साइट का माइंस, वो सारे झारखंड के हिस्से में चले गए थे। लिहाजा बिहार के पास राजस्व रेवेन्यू जनरेट करने का कोई संसाधन नहीं रहा। और इन 15-20 वर्षों में आप ये बताने की रोजगार सृजन के कुछ इस तरह के मतलब जो माइलस्टोन साबित हो सके वो बताने के लिए बिहार में अब तक कुछ भी नहीं हो सका। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के बिहार का जो नव आगंतुक वोटर होगा, जो पहली बार वोट कास्ट करेगा, उसके मन में तमाम तरह की जिज्ञासाएं भी हैं, आक्रोश भी है। देखने वाली बात होगी कि जब 10 तारीख को ये अभी नामांकन शुरू हुआ है, अभी चुनावी ये समर शुरू होगा, फिर 3 करोड़ में जो वोटिंग होने हैं, फिर 10 तारीख को जो काउंटिंग होगा उसके बाद ही तय होगा ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का खामियाजा मौजूदा सरकार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है उसको रखना पड़ रहा है, या ये जन आकांक्षाओं के जो इन्होंने वादे किए थे, हालांकि वादे तो इन्होंने महागठबंधन के नेता के रूप में किया था, लेकिन क्या उम्मीदवारों पर ये खड़े उतर पाए हैं अपने पुराने साथी को साथ लेकर के फिर से सरकार चलाने के बाद, या नहीं उतर पाए हैं, वो परिणाम आने के बाद तय होगा। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने